देख रहे हैं अध्यक्ष कार्यपालिका द एग्जीक्यूटिव। तो कार्यपालिका यानी जो कार्यों को क्रियान्वित या नियमों को जो क्रियान्वित कराती है। तो आपको ज्ञात होगा कि सरकार के 3 प्रमुख अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो व्यवस्थापिका यानी जो क्या करती है, विधि या नियम कानून बनाती है। ठीक है, तो व्यवस्थापिका नियम कानून बनाती है और कार्यपालिका इन नियमों को लागू कराती है और न्यायपालिका नियमों का उल्लंघन करने वालों को दंडित करती है। ठीक है, तो बच्चों हम देख रहे हैं कार्यपालिका भारत में 2 प्रकार की कार्यपालिका है। एक है नाम मात्र की कार्यपालिका यानी जिसका नाम होता है, नाम से जिसके सारे शासन चलता है, लेकिन वास्तविक उपयोग कोई और करता है। तो ये है नाम मात्र की कार्यपालिका जिसमें कि राष्ट्रपति का पद है। ठीक है, भारत में राष्ट्रपति जो है नाम मात्र की कार्यपालिका के अध्यक्ष हैं। नाम से सारी शक्तियाँ उन्हीं के नाम से होती हैं, लेकिन वास्तविक उपयोग उनका वो नहीं करती। ठीक है, कोई और करता है। अगला है वास्तविक कार्यपालिका। तो वास्तविक कार्यपालिका वो होती है जो शक्तियों का वास्तव में स्वयं उपयोग करते हैं। वास्तविक कार्यपालिका यानी कि जो स्वयं शक्तियों का उपयोग करते हैं। ठीक है, और तो ये वास्तविक कार्यपालिका में मंत्री परिषद का नेता जो कि प्रधानमंत्री होता है। तो ये वास्तविक कार्यपालिका कहलाते हैं। तो बच्चों भारत में नाम मात्र यानी जिसके नाम से शक्तियाँ रहती हैं, नाम मात्र की कार्यपालिका है राष्ट्रपति के पद की, और जो वास्तविक कार्यपालिका है वो है मंत्रिमंडल, और मंत्रिमंडल का जो नेता होता है प्रधानमंत्री। उसकी यानी शक्तियाँ का सही उपयोग या शक्तियों का पूरा उपयोग वास्तविक कार्यपालिका यानी मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री। ठीक है, तो प्रधानमंत्री की सलाह से या प्रधानमंत्री के परामर्श से मंत्रिपरिषद इन शक्तियों का उपयोग करती है। ठीक है, तो बच्चों हमने देखा नाम मात्र की और वास्तविक कार्यपालिका यानी जिसका केवल नाम होता है लेकिन उपयोग कोई और करता है। दूसरा है एकल और बहुल कार्यपालिका यानी ऐसी कार्यपालिका जिसमें एक सदस्य हो तो उसे कहते हैं एकल कार्यपालिका, और ऐसी कार्यपालिका जिसमें एक से अधिक सदस्य हों तो उसे कहा जाता है बहुल कार्यपालिका। ठीक है, तो आगे हमें देखना है कि वंशानुगत और निर्वाचित कार्यपालिका। ठीक है, वैसे बहुल कार्यपालिका का उदाहरण जो है एकल कार्यपालिका जो है वो है कि एकल कार्यपालिका का उदाहरण अमेरिका के राष्ट्रपति है। यानी जब कार्यपालिका का एक वास्तविक शासक हो तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो सर्वशक्तिशाली हैं। ठीक है, और व्यवहार में वही इनकी शक्तियों का उपयोग करता है। और बहुल कार्यपालिका यानी कार्यपालिका में जब एक से अधिक सदस्य होते हैं तो बहुल कार्यपालिका स्विट्जरलैंड में देखी जा सकती है। इसमें 7 सदस्यों की एक परिषद है जिसे संघीय परिषद कहा जाता है, और ये 4 वर्ष की अवधि के लिए इनको चुना जाता है। और ये 7 सदस्य जो होते हैं ये सभी अलग अलग दलों के होते हैं इसमें। ठीक है, और इनमें जो नीति बनती है, जो नियम बनते हैं या जो भी प्रस्ताव इनमें पास होता है तो वह इन सभी सदस्यों के बहुमत से इनमें प्रस्ताव पास होता है। ठीक है, और कुछ औपचारिक कार्य जो होते हैं तो उनको करने के लिए इन्हीं सदस्यों में से प्रत्येक सदस्य को 1 साल के लिए परिषद का अध्यक्ष यानी राष्ट्रपति नामांकित किया जाता है। तो उसका चुनाव अंग्रेजी के वर्णमाला के क्रम से किया जाता है। ठीक है, और यह परिषद एक समूह के रूप में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करती है। तो एकल कार्यपालिका में जैसे भारत में राष्ट्रपति है, लेकिन राष्ट्रपति भारत में नाम मात्र की शक्ति का प्रधान है। ठीक है, वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री उपयोग करता है, नाम राष्ट्रपति का रहता है। लेकिन अमेरिका में जो एकल कार्यपालिका है उसके जो राष्ट्रपति हैं वो वास्तविक कार्यपालिका के अध्यक्ष हैं, और समस्त शक्तियों का उपयोग अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। और बहुल कार्यपालिका का मतलब होता है कि कार्यपालिका में एक से अधिक सदस्य हों, तो बहुल कार्यपालिका
जैसा कि स्विट्जरलैंड में 7 सदस्यों की कार्यपालिका या संघीय परिषद होती है। अगला है वंशानुगत और निर्वाचित कार्यपालिका। ठीक है, तो वंशानुगत यानी जो पैतृक आधार पर जो चलती रहे। ठीक है, जैसे जिसका मतलब जिसका जो है पीढ़ी दर पीढ़ी जिसके सदस्य कार्यपालिका के अध्यक्ष बनते रहें तो उसको पैतृक कार्यपालिका कही जाती है। जैसे राजा की मृत्यु के बाद उसका बड़ा पुत्र बनता है और बड़े पुत्र या पुत्र ना होने पर उनका कोई निकट संबंधी राजा का पद धारण करता है तो इसे पैतृक कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार की कार्यपालिका इंग्लैंड में है, जापान में है, स्वीडन में, नॉर्वे आदि देशों में आज भी वंशानुगत कार्यपालिका है वहाँ पर। ठीक है, और निर्वाचित कार्यपालिका क्या होती? निर्वाचित कार्यपालिका का मतलब होता है कि जहाँ शासन का अध्यक्ष जनता द्वारा प्रतिनिधियों द्वारा निर्वाचित किया जाता है। यानी शासन का जो अध्यक्ष होता है उसको जो प्रतिनिधि वोट डालते हैं तो उन प्रतिनिधियों का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है। यानी जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है और प्रतिनिधि मिलकर अपने देश का अध्यक्ष का चुनाव करते हैं, यानी निर्वाचन करते हैं। ठीक है, तो बच्चों इसे निर्वाचित कार्यपालिका कहा जाता है। ठीक है, यानी जिसका निर्वाचन कराया जाता है या जिसके पद के लिए मतदान कराया जाता है। ठीक है, आगे हम देख रहे हैं भारत में संसदीय कार्यपालिका। ठीक है, तो भारतीय संविधान के द्वारा भारत में शासन की संसदीय प्रणाली की स्थापना की गई है। भारत में कौन सी है? संसदीय शासन प्रणाली। ठीक है, तो नामात्र की इस प्रणाली में एक नामात्र की कार्यपालिका है, दूसरी वास्तविक कार्यपालिका है। तो इन दोनों के बीच में साफ अंतर दिखाई देता है। ठीक है, क्या इसका मतलब हुआ कि शासन होता किसी और के नाम से है और शासनकर्ता कोई और है। नाम से किसके होता है? राष्ट्रपति या नामात्र की कार्यपालिका से। और शासनकर्ता कौन है? वास्तविक कार्यपालिका यानी प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री के परामर्श से मंत्रिमंडल वास्तविक शासन करते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम नाममात्र की जो कार्यपालिका है उसके जो अध्यक्ष हैं वो राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति के बारे में हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, राष्ट्रपति भारतीय संसदीय प्रणाली में देश का औपचारिक प्रधान होता है। ठीक है, भारत की जो संसदीय प्रणाली है उसमें देश का औपचारिक प्रधान राष्ट्रपति कहलाता है। उसका नामकरण जरूर अमेरिका के राष्ट्रपति जैसा है लेकिन व्यवहार में उसकी स्थिति इतनी मजबूत नहीं है। ठीक है, तो अमेरिका के राष्ट्रपति को देखा जाए तो वह सही अर्थ में कार्यपालिका का प्रमुख होता है और कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ अमेरिका का राष्ट्रपति ही उपभोग करता है और समय से पूर्व पद से हटाना असंभव होता है। अमेरिका के राष्ट्रपति को अपने सचिवों का चयन राष्ट्रपति अपनी इच्छा के अनुसार करता है और वह व्यवस्थापिका यानी संसद के प्रति वह उत्तरदायी नहीं होता। अपने किसी कार्य के लिए वह संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। ठीक है, लेकिन भारतीय राष्ट्रपति की स्थिति बिल्कुल अलग है, अमेरिका के राष्ट्रपति से बिल्कुल अलग है। वह शासन का नाममात्र का या औपचारिक प्रधान होता है, या तो नाममात्र का या औपचारिक, यानी बस कागजों में उसको प्रधानता दिखाई जाती है और नाम के लिए चलती है प्रधानता। और वह अपने हर दायित्व का निष्पादन मंत्रिमंडल जिनका नेता प्रधानमंत्री है के परामर्श से ही करता है। यानी जितने भी राष्ट्रपति के कार्य होते हैं सभी कार्य वो प्रधानमंत्री के परामर्श से ही करता है। यथार्थ में भारत का राष्ट्रपति इंग्लैंड के सम्राट जैसा होता है। ठीक है, यानी इंग्लैंड में जो सम्राट है वह केवल नाम मात्र का राजा होता है। ठीक है, नाम मात्र का सम्राट होता है। इसी तरह से भारत का राष्ट्रपति जो है नाम मात्र का अध्यक्ष या नाम मात्र का प्रधान होता है। ठीक है, अगला है राष्ट्रपति के पद हेतु योग्यताएं। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन के लिए जो योग्यताएं हैं यानी राष्ट्रपति पद के लिए जो व्यक्ति उम्मीदवार बनना चाहता है उसके लिए योग्यता है, सबसे पहली है
वह भारत का नागरिक हो। ठीक है। दूसरा है 35 साल या इससे अधिक आयु का हो, यानी 35 साल से आयु कम ना हो। तीसरा है लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता हो, यानी सांसद बनने की योग्यता हो। अगला, वह किसी लाभ के पद पर ना हो, तो लाभ के पद पर यानी किसी भी उसमें सरकारी पद पर ना हो, किसी सरकारी पद पर ना हो। तो ज्ञातव्य हो कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल और संघ और राज्यों के मंत्रियों के पद लाभ के पद नहीं माने जाते। केवल सरकारी सर्विस जो है उसको लाभ का पद माना जाता है। जैसे राष्ट्रपति पहले रह चुका या उपराष्ट्रपति रह चुका या किसी राज्य में राज्यपाल रह चुका या वर्तमान में भी है और संघ या राज्यों के मंत्रियों में किसी पद पर है, तो इसको लाभ का पद नहीं माना जाएगा। लाभ का पद माना जाता है सरकारी कर्मचारी को। ठीक है। अब इसके निर्वाचन की प्रक्रिया हम देख रहे हैं बच्चों, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता द्वारा नहीं होता, जनता सीधे वोट नहीं डालती राष्ट्रपति को, वह एक निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है। राष्ट्रपति के लिए वोट कौन डालता है? निर्वाचक मंडल, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य सम्मिलित होते हैं। संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति के लिए वोट डालने के लिए। तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों के साथ ही राज्यों की विधान सभाओं के सदस्यों को स्थान दिया जाता है। ठीक है, संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं और राज्यों की जो विधानसभा है, प्रत्येक राज्य में जो विधानसभा होती है ना, तो उसके जो सदस्य हैं यानी विधायक, ठीक है, सांसद और विधायक। क्योंकि अब विधायकों को क्यों लिया जाता है? क्योंकि राष्ट्रपति पूरे देश के लिए होता है, पूरे भारत के लिए चुना जाता है, तो इसमें विधानसभाओं के सदस्य भी इसमें वोट डालते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति पद के लिए मतदान गुप्त आधार पर होता है। ठीक है, यानी एक व्यक्ति अपना वोट डालता है, उस समय कोई और उसको दिखता नहीं है। ठीक है, वोट गुप्त रूप से डाला जाता है और विजयी होने वाले प्रत्याशी को मतों का न्यूनतम कोटा प्राप्त करना होता है। यानी जो प्रत्याशी जो जीत जाता है तो उसे मतों का न्यूनतम कोटा, यानी इतने से कम मत नहीं होना चाहिए, कम से कम इतने हों, और उससे भी अगर कम हुए तो उसको जो है अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, अब न्यूनतम कोटे का निर्धारण कैसे होता है? न्यूनतम कोटा होता है वैध मतों की संख्या, यानी कुल वैध मत कितने हैं, और निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या, वैध मतों की संख्या में +1 और निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या में +1 करके इनकी संख्या का अनुपात निकाला जाता है। ठीक है, इसका भाग दे के, वैध मतों की संख्या में इनका भाग दे के, ठीक है, निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या का भाग दे दिया जाता है। चूँकि राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर होता है और विधानसभा के सदस्य अलग अलग जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, तो जिस तहसील से जो सदस्य होता है उस तहसील की पूरी जनता का वोट माना जाता है विधायक का एक वोट। ठीक है, तो अलग अलग जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसीलिए निर्वाचक मंडल के प्रत्येक सदस्य के मत का मूल्य उनकी जनसंख्या के अनुपात में निर्धारित किया जाता है। ठीक है, यानी मूल्य जो है, मान लो किसी तहसील की, किसी नगर की जनसंख्या 50,000 है, किसी अन्य नगर की जनसंख्या मान लो 1,00,000 है, तो उसी आधार पर उनके मतों का मूल्य लिया जाता है। ठीक है, जनसंख्या के अनुपात में निर्धारित किया जाता है ताकि उनके मतों में क्या लाई जा सके, एक रूपता लाई जा सके। ठीक है, तो इसके लिए 2 फार्मूले उपयोग में लाए जाते हैं। किसी राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के मत का मूल्य, ठीक है, राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के मत का मूल्य कैसे निकाला जाता है? राज्य की कुल जनसंख्या और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या भागित 1000। ठीक है, ऐसा निकाल के विधायक का निकाला जाता है
और समस्त राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के मतों का मूल्य इस सांसद का निकाला जाता है और संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की संख्या। तो इस तरह से आनुपातिक प्रतिनिधित्व के रूप में इनका आकलन किया जाता है। ठीक, एक अनुपात निकाल लिया जाता है कि राज्य की जनसंख्या इतनी है या देश की जनसंख्या इतनी है, तो राज्य की जनसंख्या में कुल विधायकों का भाग देकर एक विधायक की जनसंख्या एक विधायक की वोट का मूल्य निकल आता है, और देश की कुल जनसंख्या में कुल सांसदों का भाग देकर एक सांसद के मत का मूल्य निकल आता है, भागित 1000 इनमें किया जाता है। तो राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मत पद्धति के अनुसार होता है। एकल संक्रमणीय यानी कोई आनुपातिक प्रतिनिधित्व। तो इसमें प्रत्येक मतदाता को एक ही मत देने का यानी एक वोट डालने का अधिकार होता है, परंतु यह मत पत्र उम्मीदवारों के नामों के सामने अपनी पसंद के अनुसार 1, 2 या 3 लिख देता है। ठीक है, यानी मतदाता यह कहना चाहता है कि उसके नाम के आगे एक लिखा है, वह उसको अपना मत दे रहा है, परंतु अगर निश्चित कोटा प्राप्त ना हो तो उसका मत 2 को, और अगर 2 को भी प्राप्त ना हो तो उसका मत 3 को हस्तांतरित कर दिया जाए। तो इस तरह से आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर इनके मतों की गणना की जाती है। ठीक है, अब आगे हम देख रहे हैं इनका कार्यकाल। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है, और इससे पहले भी राष्ट्रपति अगर स्वयं चाहे तो वो अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है। 5 साल के लिए निर्वाचित होता है राष्ट्रपति, और अगर वो चाहे तो इससे पहले भी अपनी मर्जी से वो त्यागपत्र दे सकता है। और महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा, यानी महाभियोग की प्रक्रिया कब लगाई जाती है? जब राष्ट्रपति स्वयं संविधान का उल्लंघन करे या देश की व्यवस्था ठीक तरीके से ना संभाल पा रहा हो, या वह संविधान का उल्लंघन करे, तो ऐसे समय में फिर उसको महाभियोग लगाकर उसे पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, और राष्ट्रपति को अपने पद से हटने के दूसरे राष्ट्रपति का चुनाव 6 माह के अंदर हो जाना चाहिए। यानी मान लो किसी कारणवश एक राष्ट्रपति अपने पद से हट गए तो उसके 6 माह के अंदर दूसरे राष्ट्रपति उस पद पर नियुक्त हो जाना चाहिए। ठीक है, और जो नए राष्ट्रपति बनेंगे तो वो भी 5 साल के लिए चुने जाएंगे। नए राष्ट्रपति 5 साल के लिए चुने जाएंगे। अब है तो इनका कार्यकाल 5 साल का है, और अपनी इच्छा से त्यागपत्र दे सकते हैं, या ये संविधान का उल्लंघन करें या देश में व्यवस्था को न संभाल पा रहे हों तो फिर संसद द्वारा इन्हें हटाया जा सकता है। अगला है महाभियोग की प्रक्रिया। तो निश्चित अवधि के पूर्व राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया व्यवहार में लाई जाती है। ठीक है, यानी उसके कार्यकाल से पहले अगर राष्ट्रपति ठीक तरीके से कार्य नहीं कर रहा, संविधान का उल्लंघन कर रहा, तो उस पर महाभियोग के द्वारा उसे उसके पद से हटाया जा सकता है। तो इसका वर्णन है संविधान के आर्टिकल 56 में, इस बात का वर्णन दिया गया है। ठीक है, अब महाभियोग संसद कोई भी सदन, 2 सदन होते ना संसद के, उच्च सदन राज्यसभा और निम्न सदन लोकसभा। ठीक है, तो ये दोनों मिलकर संसद का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो प्रस्ताव प्रस्तुत करने के पूर्व सूचना कम से कम 14 दिन पहले ही दे दी गई हो, यानी संसद में किसी भी सदन में मान लो ये बात उठाई जा रही है तो इसकी सूचना 14 दिन पहले ही दे दी जानी चाहिए। ठीक है, अगला है इस प्रस्ताव पर सदन के न्यूनतम यानी कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होना आवश्यक है, तभी उस प्रस्ताव पर सदन में विचार किया जाएगा। जब 14 दिन पहले सूचना आ गई हो, और मतलब सूचना देने के 14वें दिन इस प्रस्ताव पर विचार किया जाता है, इस पर सबका मत लिया जाता है। ठीक है, और संसद के किसी भी सदन में इस प्रस्ताव को उठाया जा सकता है, इस प्रस्ताव को क्या पेश किया जा सकता है। ठीक है बच्चों।